नमस्कार दोस्तों, मैं डीसी यादव आप सभी का DCIS इंस्टीट्यूट पे हार्दिक स्वागत करता हूं। देश में ड्रग्स का कारोबार इस तरह बढ़ गया है कि CBI ने ऑपरेशन गरुड़ के तहत 175 लोगों को 8 राज्यों से गिरफ्तार किया। आपके सामने इंडिया टुडे की खबर है कि CBI ऑपरेशन गरुड़ अगेंस्ट ड्रग्स 175 अरेस्ट एंड 127 केस फाइल्ड अक्रॉस इंडिया, यानी 175 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 127 लोगों के खिलाफ केस फाइल किया गया है। वही रिपब्लिक भारत की न्यूज़ है कि ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ CBI का ऑपरेशन गरुड़ और देश भर में ताबड़तोड़ छापेमारी, 175 गिरफ्तार। क्या है पूरा मामला, हम इस पर चर्चा करेंगे। ऑपरेशन गरुड़ को कैसे अंजाम दिया गया, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ CBI और इनके साथ NCB और इंटरपोल ने मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो NCB क्या है, जो ड्रग्स से रिलेटिव संस्था है भारत में, हम उस पर चर्चा करेंगे। इतिहास जानेंगे इंटरपोल का, और इंटरनेशनल लिंक जुड़ा हुआ है ऐसा मानना है इंडिया टुडे का, तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे हुई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब DCIS इंस्टीट्यूट। तो क्या है पूरा मामला, हम इस पर बात करते हैं। दरअसल CBI ने NCB और इंटरपोल के साथ मिलकर देश में फैले हुए जो ड्रग्स कारोबार हैं उन पे लगाम लगाने के लिए 8 राज्यों में रेड डाली, और इन 8 राज्यों में 6600 लोगों से तहकीकात की गई है। 175 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है और 127 लोगों के खिलाफ केस फाइल किया गया है। गिरफ्तार हुए लोगों की अगर बात करूं तो इनसे 5.12 किलोग्राम हीरोइन, 33.36 किलोग्राम गांजा, 3.29 ग्राम चरस एंड 136 ग्राम मेडेड्रोन एंड 122 नशीली इंजेक्शन प्राप्त किया गया है। यानी ये वो नशीली सामग्री है जिनको CBI ने ऑपरेशन गरुड़ के तहत प्राप्त किया है। और बात किया जाए तो पंजाब, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मणिपुर और दिल्ली से लोगों को गिरफ्तार किया गया है इसमें। इसके पीछे कारण ये था कि सिंगापुर के जो पुलिस है उसने सूचना दी थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स का कारोबार भारत के कई राज्यों से हो रहा है, जिसके बाद भारत की CBI ने इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ मिलकर देश के 8 राज्यों में छापामारी की है और ये ऑपरेशन गरुड़ को अंजाम दिए हैं। फिलहाल अभी ऑपरेशन गरुड़ जारी रहेगा और इंटरपोल ड्रग्स के मामले से पूरी दुनिया में काम कर रही है। प्रेजेंट टाइम में काफ़ी तेज़ी से ड्रग्स को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भारत में ड्रग्स का क्या स्थिति है, अवैध जो नशीली पदार्थ हैं उनका क्या स्थिति, हम उस पर आकलन करते हैं। गैर कानूनी नशे के मामले में मिजोरम पहले स्थान पे है, पंजाब दूसरे स्थान पे, जबकि दिल्ली का तीसरा स्थान है। सर्वाधिक अफीम नशा मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले स्थान पे है। ये भारत का दुर्भाग्य समझें या उपलब्धि समझें। या ड्रग्स से आत्महत्या करने वालों की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे, जबकि तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है, जहाँ लोग नशे में लिप्त हो जाते हैं और उसके बाद जब उनको नशीली चीज़ें नहीं मिलती है और तत्पश्चात वो सुसाइड कर लेते हैं, तो इन सुसाइड करने के मामले में महाराष्ट्र टॉप पे है, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ये 3 अग्रणी राज्य हैं। देश में सर्वाधिक ड्रग्स उपयोगकर्ता की बात की जाए तो बच्चों की संख्या दिन रात बढ़ती जा रही है। 10 से 17 साल के बच्चे अब ड्रग्स का सेवन करने लगे हैं, इनकी संख्या दिन रात बढ़ती जा रही है। सामाजिक अधिकारिता जो मंत्रालय हमारा, उसने एक डेटा पेश किया था। उसके डेटा के आधार पे देश में 40 लाख बच्चे शराब का सेवन करते हैं, ओ माय गॉड, जबकि 20 लाख बच्चे भांग का, 40 लाख बच्चे ओपियो इंडस का, आपने तो नाम भी नहीं सुना होगा शायद। 20 लाख जो बच्चे हैं वो CDTS का यूज करते हैं, 30 लाख बच्चे इन्हें लैंड का यूज करते हैं, जबकि 2 लाख बच्चे कोकीन, 4 लाख बच्चे NTS और 2 लाख बच्चे हुल्लोकिनोजेंस का प्रयोग करते हैं।
इनका हमने पहले नाम नहीं सुना था, लेकिन मैं जब गूगल पे सर्च कर रहा था तो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो डाटा पेश किया गया वहाँ से मैंने इसे लिया है। और उसमें ये कहा गया है कि 40 लाख बच्चे शराब, 20 लाख बच्चे भांग, 40 लाख बच्चे ओपियो इंडस, 20 लाख बच्चे सेडिटियस और 30 लाख बच्चे इनहेरेंट, 2 लाख बच्चे बात करूँ तो कोकीन, 4 लाख बच्चे एनटीएस और 2 लाख बच्चे हुल्लों की जोज का सेवन करते हैं। ये देश में भारत के बच्चों की स्थिति है जो 18 साल से कम एज के हैं। WHO के मुताबिक भारत में लोग 30% जितने हैं आबादी है भारत की, उसके 30% लोग डेली शराब का सेवन करते हैं। यानी शराब की स्थिति भारत में ये है कि 30% लोग डेली शराब का सेवन करते हैं। इन सब के लिए भारत सरकार ने नशा मुक्ति अभियान स्टार्ट किया था कि नशा को कंट्रोल किया जाए। दरअसल 26 जून 2021 को सामाजिक अधिकारिता जो मंत्री हैं थावर चंद गहलोत जी, उन्होंने 32 राज्यों यानी केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के उनके 272 जिलों में नशा मुक्ति भारत अभियान का शुरुआत किया गया था। जबकि 500 अधिक जो स्वैच्छिक संगठन हैं, NGO हैं, वो नशा मुक्त भारत का अभियान ऑलरेडी चला रहे हैं। इसके बावजूद ये पाया गया कि देश में पिछले 4 सालों में 11% की बढ़ोतरी हुई है ड्रग्स के मामले में, जबकि 500 से अधिक स्वैच्छिक संगठन पहले से नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके द्वारा चलाया गया अभियान भी विफल दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरह ड्रग्स और नशा में अपना देश लिप्त होता जा रहा है। हम बात करें इससे संबंधित संस्था की जो निगरानी करती है, तो भारत में ड्रग्स की निगरानी के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को की गई थी। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में RK पुरम जाएंगे आप तो वहाँ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का हेडक्वार्टर है। और अभी आपने देखा होगा जब शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया गया था ड्रग्स के मामले में, तब NCB सुर्खियों में थी। NCB के दिल्ली के अलावा कुछ क्षेत्रीय मुख्यालय भी हैं। मुंबई में आपको क्षेत्रीय मुख्यालय मिलेगा, इंदौर, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, जोधपुर, चंडीगढ़, गुवाहाटी और पटना में NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके अलावा जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसको RTI एक्ट जो 2005 है उसकी धारा 24 फर्स्ट के तहत RTI से बाहर रखा गया है। यानी RTI यदि कोई काम करती है तो जो सूचना का अधिकार है उस दायरे से NCB को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बाहर रखा गया है। NCB के अलावा एक संस्था ड्रग्स से संबंधित और काम करती है जिसका नाम है CNB, मिसप्रिंट हो गया है, CNB है। ये वित्त मंत्रालय के अधीन करती है, जबकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री के अधीन एक नोडल एजेंसी है, जबकि कंट्रोल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जो है वो वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका मुख्यालय आपको ग्वालियर में मिलेगा। इसके नीमच, कोटा और लखनऊ में क्षेत्रीय कार्यालय हैं और श्री राजेश धावरे जी इसके प्रेजेंट टाइम में चीफ हैं। अब बात कर लेते हैं CBI की, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी भारत के, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को। दरअसल इसकी स्थापना बहुत पहले होती है, जब सेकेंड वर्ल्ड वार होता है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद काफ़ी करप्शन के मामले बढ़ जाते हैं, तो उनकी जांच पड़ताल के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1941 में स्थापित की जाती है। और दिल्ली विशेष प्रतिष्ठान जो एक्ट है, यानी दिल्ली स्पेशल एक्ट जो है, उसके तहत इसको पावर प्राप्त है। यानी CBI जो भी अपना कहीं पे रेड डालती है, किसी को अरेस्ट करती है, कोई छानबीन करती है, तो CBI को जो पावर प्राप्त है वो दिल्ली के विशेष प्रतिष्ठान एक्ट 1946 के तहत प्राप्त है। इसके जो निदेशक होते हैं
डायरेक्टर होते हैं उनकी नियुक्ति सीबीसी एक्ट 2003 के तहत की जाती है। और इसका जो टैग लाइन है अपना वह है उद्यम, निष्पक्षता और ईमानदारी। ये सीबीआई का टैग है। और ऋषि कुमार शुक्ला मिलेंगे आपको प्रेजेंट टाइम में सीबीआई के चीफ। सीबीआई की दो तरीके से शाखाएं होती हैं, एक आपराधिक शाखा होती है और एक होती है सामान्य अपराध शाखा। तो इन दो मामलों में सीबीआई काम करती है। चलते चलते दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1923 को वियना में की जाती है, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया, डोंट से ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वहां पे की जाती है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, क्योंकि जब इस पे अटैक होता है तो ये इंटरपोल खत्म हो जाता है। लेकिन बाद में कोलोरेंट लुआगे ने इसको जीवित किया और भारत 1949 में इंटरपोल का सदस्य बना और इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में है जनरल अहमद नासिर अल रईसी, जबकि सचिव आपको मिलेंगे जर्गन स्टॉक। इंटरपोल 4 भाषाओं में अपना कार्य करती है, इंग्लिश, अरबी, फ्रेंच और स्पेनिश। वर्तमान में इंटरपोल में 194 देश सदस्य हैं और इंटरपोल कई प्रकार के नोटिस जारी करती है। जैसे पर्पल नोटिस की बात करें, येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, ग्रीन नोटिस, रेड नोटिस और ब्लैक नोटिस जारी करती है। पर्पल नोटिस केवल इंफॉर्मेशन के लिए होता है कि अगर उसको किसी देश से कोई इंफॉर्मेशन लेना है, जैसे भारत में कोई अंतर्राष्ट्रीय भगोड़ा है, आर्थिक या अपराधी, अगर इंटरपोल उसकी जांच करना चाहती, छानबीन करना चाहती है, तो उसके लिए वो पर्पल नोटिस जारी करेगी। येलो नोटिस की अगर बात करें तो कोई गुमशुदा अगर नाबालिग है, किसी की तलाश करनी हो, तो नाबालिग लोगों के बारे में सूचना देने के लिए येलो नोटिस करती है। जबकि ब्लू नोटिस की बात की जाए तो अगर उसको अतिरिक्त सूचना प्राप्त करनी है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए ब्लू नोटिस इंटरपोल जारी करती है। और ग्रीन नोटिस अगर कोई जघन्य अपराध करता है तो उसके लिए ग्रीन नोटिस जारी करती है इंटरपोल। और रेड नोटिस अरेस्ट के लिए होता है। फाइनली अगर इंटरपोल रेड नोटिस करती है किसी व्यक्ति के लिए या किसी देश में, तो इंटरपोल के पास पावर है कि वो उस देश में जाके उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, अगर फाइनली रेड नोटिस इंटरपोल जारी करती है उस देश के लिए या किसी व्यक्ति के लिए। और ब्लैक नोटिस की बात की जाए तो ब्लैक नोटिस तब जारी करती है इंटरपोल जब किसी लाश की शिनाख्त ना हो, जैसे किसी की डेड हो जाए, मृत्यु होने पे अगर उसकी लाश की शिनाख्त ना हो, पता ना चले उसको मारने के बाद कहाँ फेंक दिया गया है, कुछ ऐसा पता ना हो, तब ब्लैक नोटिस जारी करती है इंटरपोल। तो ये रहा दोस्तों ऑपरेशन गरुड़। और भारत में नशे की क्या स्थिति हमने आपको बता दी कि नशे के मामले में पंजाब, दिल्ली, मिजोरम राज्यों का क्या हाल है और भारत ने क्यों चलाया ऑपरेशन गरुड़। मैंने बताया क्यों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अवैध कारोबार जुड़े हुए थे ड्रग्स से रिलेटिव, जिसमें सीबीआई ने इंटरपोल के साथ मिलकर काम किया और एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, हमने बात किया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में, इंटरपोल के बारे में। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा साझा की गई जानकारियां आपको पसंद आई होगी। यह सेशन पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारे साथ नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब DCIS इंस्टीट्यूट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।